ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर, लास्ट सुनने में क्या अच्छा लगता है, खत्म, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन लास्ट चैप्टर भी आज हम शुरू करेंगे। लास्ट चैप्टर का लास्ट नहीं है, लास्ट चैप्टर की बिगिनिंग है अभी तक। देखो, मैंने कल की क्लास में भी आपको ये बात कही थी, सिंपलेस्ट चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर अगर पूरी पार्टनरशिप में है तो वो यही है। उसके पीछे दो कारण है। टेक्निकली देखा जाए तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो ज्यादा इजी है इसके कंपैरिजन में, लेकिन यार वहां से हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, सारी चीजें एकदम नई लगती है तो वो इतना इजी नहीं लगता है। लेकिन यहां तक हम पार्टनरशिप हद से ज्यादा पढ़ चुके हैं, हम मतलब इतनी ज्यादा पार्टनरशिप हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि अब इसके बाद ऐसा लगता है कि इसमें पढ़ने के लायक और कुछ बचा नहीं है। मार्कर रखा है कहीं पे? अच्छा, इसमें पढ़ने लायक ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब उस केस में जब इस चैप्टर को हम पढ़ने लगते हैं तो बड़ा आसान सा चैप्टर हो जाता है। इस चैप्टर को हम शुरू करें, कल भी मैंने बताया था क्या करना है, बर्बाद करना है। मतलब बर्बाद तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब उसको आपको बंद करना है। क्या करना है? आपको बंद करना है, ठीक है। अब इसी टॉपिक को अगर हम सबसे पहले थ्योरेटिकली समझें तो जब आपको याद होगा तो हमने जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बताया था उस समय आपको यह भी बताया था कि इसी को डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, बताया था मैंने। और उसी वक्त आपको एक लाइन और बोली थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। क्या है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, ये दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, जो कि अब तक क्या करते हुए आए, हम पढ़ते हुए आए हैं। और डिसॉल्यूशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब क्या है? वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप। और वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है, देखो बड़े आसान से समझना, सीधा सा मतलब है कि जितनी भी एसेट्स है उनको बेच दो, जितनी भी लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर दो, सब कुछ सेटल कर दो, बैलेंस क्या हो जाना चाहिए? नील हो जाना चाहिए। शुरू होने से पहले भी नील था, पार्टनरशिप शुरू होने से पहले भी बैलेंस क्या था? नील था, तो बंद होने के बाद भी क्या हो जाए? नील हो जाए। एक बहुत सिंपली वे में अगर हम समझें तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है सेटलमेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको जितने भी बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्या हुआ है आपको? बैलेंस शीट के अंदर जितने भी बैलेंसेस दिए हुए हैं उन सबको सेट ऑफ कर देना, उन सबको खत्म कर देना, क्या कहलाता है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। कैसे खत्म करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका पहले एक थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। सबसे पहले लाइन क्या लिखी है बेटा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, किस किस चीज में डिफरेंस देख रहे हैं बेटा अपन? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जरूरी नहीं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में लिखा हो, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म भी हो सकता है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, इनका मतलब एक ही है, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? अलग है। क्या मतलब है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का? रिकॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होगा? बिजनेस भी क्या होगा बेटा? बंद हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पढ़ के आए हैं अपन,
रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज है, लेकिन यहां पर हमको इसको वापस रिवाइज करना होता है। क्या लिखा है कि टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यही पढ़ा था ना हमने, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या इसका एक नाम और क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या देखा था हमने कि पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसकी जगह क्या बनाया जाएगा, एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाएगा। वही लिखा है कि टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। फर्म दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, फर्म कंटिन्यू है, रिकंस्ट्रक्शन होने का मतलब है इंटरनली फर्म एक तरीके से दोबारा बन रही है, इंटरनल मैनेजमेंट पूरी तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या होता है इसका, मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंपल्शन नहीं है कि सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हो, बिजनेस बंद ही हो, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद होगा ही होगा। मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस एज द रिमेनिंग पार्टनर्स may agree to carry on the business under a new agreement। एक नए एग्रीमेंट के तहत वो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये हमने किसके अंदर पढ़ाया बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। वही हम बात कर रहे हैं अगर किसकी, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या मतलब है इसका, the firm closes down its business, फर्म क्या करेगी, अपना बिजनेस बंद कर देगी, and comes to an end, फर्म क्या हो जाएगी, वहां पर समाप्त हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म समाप्त नहीं हो रही थी, फर्म कंटिन्यू थी, बिजनेस कंटिन्यू था, केवल इंटरनल मैनेजमेंट चेंज हो रहा था। क्लियर। इसके बाद द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, मैंने भी बताया ना, क्या है इसका मतलब, बैलेंस शीट खत्म करनी है, जितनी भी एसेट्स है उनको बेच दो, लायबिलिटीज को क्या कर दो, पे कर दो, एंड द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। क्लियर। इसके बाद जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को सेटल कर दो, एसेट्स बेच दिया, उससे जो पैसा आया उससे फर्म की लायबिलिटीज को क्या कर दिया, पे कर दिया, फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के बाद भी अगर पैसा बच गया पार्टनर्स को दे दो, मतलब जो भी है सब कुछ क्या कर देना है, सेटलमेंट कर देना है। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड, पार्टनर्स के अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा। सो अब एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनरशिप कैसे कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो ये कंक्लूजन पूछा जाता है आपसे, बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन में बन जाता है। क्या दे देगा आपको स्टेटमेंट कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कमेंट ऑन इट। स्टेटमेंट दे दिया, कमेंट ऑन इट, एक्सप्लेन, गिव योर व्यूज ऑन दिस, कैसे भी पूछ लेगा आपसे, सिंपल सा आंसर है इसका। क्यों है, बिकॉज इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द बिजनेस ऑफ द फर्म is not closed, the remaining partners or the new partners may continue the business, but in the dissolution of firm partnership business comes to an end, so partnership also have to be come to an end। सिंपल आंसर हो गया इसका। कोई डाउट है किसी को, कंफर्म, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको। अब बात समझना है कि ये पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता कैसे कैसे है। कई सारे मोड्स है इसके अंदर, 5 मोड्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और हर मोड का अपना एक सेक्शन है। क्या है इसका, सबका सेक्शन है। सेक्शन कहां से है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 40। क्या है सबसे पहला, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट जानते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब पार्टनर्स ने आपस में सहमति कर ली,
सबने मिलकर क्या ले लिया, निर्णय ले लिया कि हमको क्या करना है, इस पार्टनरशिप बिजनेस को अब बंद करना है। सबने मिलकर क्या ले लिया, निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया कि हमको इस पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कर देना है, बंद कर देना है। क्या कहलाएगा वो, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेक्शन कौन सा है बेटा, 40। क्लियर। देखिए, a partnership firm may be dissolved when all the partners agree for its dissolution। जब सारे पार्टनर्स क्या हो गए, रेडी हो गए, वो एग्री है, किस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं वो, कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। दूसरा, सिंस ए पार्टनरशिप फर्म इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट से बनती है ना, तो उसी एग्रीमेंट के द्वारा उसको क्या कर सकते हो, डिसॉल्व भी कर सकते हो। उस एग्रीमेंट में क्लोज डाल दिया उन्होंने कि हम अब इस एग्रीमेंट को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सब मिलकर आपस में सलाह कर रहे हैं। एग्रीमेंट को वो ले गए नोटरी के पास, अटेस्टेड करवा लिया कि फ्रॉम मतलब ahead this agreement will not be valid because the partnership business is going to be settled down। बस नोटरी ने अटेस्टेड कर दिया, एग्रीमेंट खत्म, पार्टनरशिप बिजनेस भी खत्म। क्लियर। म्यूचुअल एग्रीमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड कर लें कि उनको क्या करना है, बिजनेस को क्लोज करना है, और वो बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सेक्शन कौन सा है, 40। किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग क्या कहता है सेक्शन 40, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या कहता है सेक्शन 40, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है किसी को? चलिए, और क्या तरीका है फर्म को डिसॉल्व करने का, एक और तरीका है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। पार्टनर्स नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी बन गई कि अब तो फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कौन सा सेक्शन है, 41। तो ध्यान रखना, सेक्शन 40 म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। अब कंपल्सरी डिसॉल्यूशन कब कब आवश्यक हो जाता है, पहला, व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये तो कोई लाइन कंफ्यूज करती है, इसका मतलब यह है कि या तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो गए, दिवालिया हो गए। ऑल बट वन का मतलब है एक को छोड़कर सारे हो गए। अब अकेला आदमी पार्टनर थोड़ी रह सकता है, समझना बात को। बाकी जो इंसॉल्वेंट हो गया, जो दिवालिया हो गया, जिनका दोबारा निकल गया, वो तो पार्टनर बनने की स्थिति में रहे नहीं। एक अकेला आदमी बचा है जो इंसॉल्वेंट नहीं है, अब अकेला आदमी थोड़ी ना पार्टनरशिप चलाएगा। तो इस केस में क्या करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? या तो सारे के सारे क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या निकल जाए उनका, क्या होता है दोबारा निकलना, बर्बाद हो गए। चैप्टर में बर्बादी का बढ़ रहे हैं। दूसरा रीजन क्या है, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। ये लाइन को समझा दे, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था वो अचानक से इलीगल बिजनेस कैसे हो जाएगा? हाँ, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई, वो तो टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली खत्म हो गई होगी, वो अलग चीज है। हम बात कर, वो आगे बढ़ेंगे हम बात करें बिजनेस इलीगल कैसे हो जाएगा। टैक्स से कैसे? राजस्थान में शराब की दुकान खोलना इलीगल है क्या? नहीं है ना। मान लो कि 3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप में एक वाइन शॉप ओपन की हुई है। हमारे लेजिस्लेशन में क्या हो जाए कि कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि राजस्थान में शराब बेचना इलीगल हो जाए, ड्राई स्टेट डिक्लेयर हो जाए। जैसे गुजरात है, जैसे बिहार है, ड्राई स्टेट है, वहां पर शराब नहीं बेच सकते। अब राजस्थान में भी ऐसा लेजिस्लेचर बन जाए, लॉ बन जाए कि राजस्थान में क्या नहीं कर सकते आप, शराब बेचना इलीगल हो जाए। तो जो बिजनेस अब तक लीगल था, जैसे ही वो लॉ पास होगा क्या हो जाएगा, बिजनेस अब इलीगल बिजनेस हो जाएगा। तो बिजनेस पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका, एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो क्या है कि मतलब
3 पार्टनर है, एक लक्ष्य है, एक कृष है और एक सुमित है। लक्ष्य चाइना से है, सुमित नहीं है, कृष पाकिस्तान से है, सुमित इंडिया से है। अब क्या है कि अचानक से इंडिया और चाइना के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाती है और इंडिया चाइना को एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर देता है। अब कोई भी एनिमी कंट्री का सिटीजन आपका पार्टनर नहीं हो सकता। तो इस केस में जब पार्टनरशिप शुरू की थी तब चाइना एनिमी कंट्री नहीं था, लेकिन अब चाइना क्या बन गया? एनिमी कंट्री। और आपके बिजनेस का एक पार्टनर कौन है? एनिमी कंट्री का पार्टनर है, और वो कौन है? लक्ष्य है उसका नाम, है ना। अब अपने ऊपर ही क्यों लेना? क्लास में 2 बैठे, है ना, मैंने हाथ का इशारा भी यूं किया था, दोनों एक ही डायरेक्शन में और बैठे हैं। व्हाई यू थिंक इट्स मी? हाँ, तो अब इलीगल हो गया ना बिजनेस अपना। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर कौन सी कंट्री का है? एनिमी कंट्री का पार्टनर। अगर आपके बिजनेस का पार्टनर, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी पार्टनर एनिमी कंट्री का पार्टनर होगा तो वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको रिटायर कर दो, उस केस में रिटायरमेंट ऑप्शन नहीं है। उस केस में ऑप्शन क्या है? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि वो एनिमी कंट्री का पार्टनर है। ऐसे बिजनेस का के ऊपर गवर्नमेंट चेक करती है पूरा कि वो एनिमी कंट्री का व्यक्ति है, जासूस तो नहीं था, कहीं उसने इलीगल काम तो नहीं कर लिया। तो बिजनेस को भी पूरा क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कंपल्सरी डिसॉल्यूशन समझ में आ गया? हमने 2 मोड्स पढ़े हैं। पहला मोड म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40, दूसरा कंपल्सरी डिसॉल्यूशन सेक्शन 41। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी विशेष घटना के घटित होने पर। सेक्शन कौन सा है? 42। यहां पर वो चीज आ जाएगी जो भी आपने एग्जांपल दिया था। पहला क्या लिखा है? ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। जब सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को छोड़कर बाकी हो गए सब, तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन है। लेकिन यहां पर जब कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी पार्टनर से के पास ऑप्शन है कि वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, रिटायर तो वो ऑटोमेटिक है। यहां पे क्या? उनके पास ऑप्शन है। इस केस में बाकी पार्टनर चाहे तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई हम तो फर्म को क्या करेंगे? बंद ही करेंगे। क्यों करेंगे? कि मान लो उस पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी इतनी है, जो इंसॉल्वेंट हो गया उससे तो कुछ रिकवर होना नहीं है, उसके लॉसेस को कहां तक बियर करेंगे? इससे अच्छा क्या कर दो? फर्म को बंद कर दो। तो ये उनके पास ऑप्शन एक आ जाता है। रिटायर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है वहां पर। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द पार्टनरशिप फर्म वाज फॉर्म्ड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ी थी हमने 11th क्लास के अंदर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे, उसमें एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ी थी। उसमें मैंने बताया था आपको, नहीं पता है तो ध्यान से अब सुने। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसका फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 लोगों ने पार्टनरशिप कर ली, तो जैसे वो बिल्डिंग का काम खत्म होगा ना, वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद मानी जाएगी, और वो पार्टनरशिप ही नहीं, वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पूरा हो चुका है, या ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ही है, अभी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई, जैसे 2 साल के लिए बनाई, 2 इयर्स कंप्लीट हो गए, पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? डिसॉल्व मानी जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर? कितने मोड्स पढ़ लिए हमने? 3। कौन कौन से? म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40, कंपल्सरी सेक्शन 41 और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट सेक्शन 42। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है किसी को? मैंने कितने मोड बता दिए आपको? 5 में से कितने हो गए? 3। 4th मोड की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन। क्या है? बाय नोटिस सेक्शन 43। नोटिस में सिंपल सी बात है कि कोई भी पार्टनर जब चाहे जब
कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस उसने डिसाइड कर लिया कि पार्टनरशिप फर्म बंद होनी है, तो वो एक नोटिस देकर उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकता है। एग्रीमेंट तो जरूरी है ना, रिटर्न एग्रीमेंट होगा तभी तो। नहीं, उस एग्रीमेंट में ये बात लिखना जरूरी नहीं है कि ऐसा पार्टनर कर सकता है, उसका राइट है, जो कि उसको पार्टनरशिप एक्ट देता है। वो जब चाहे जब उसको बंद करवा सकता है। उसने क्या देखिए कि पार्टनरशिप क्या है, सारे पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। एक पार्टनर कह रहा है कि साहब मैं तो बंद करनी है, बंद ही होना चाहिए बिजनेस, तो बाकी पार्टनर्स ये नहीं कह सकते भाई तुम हट जाओ, नहीं करना है, तो उसको समझा ही सकते हैं। लेकिन लीगल जब आ जाएगा और उसने अगर ये कह दिया कि नहीं बंद होना है, तो वो बिजनेस बंद ही होगा, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। सेक्शन 43 कौन कौन से देखो लिखा भी वही है कि व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज एट विल, पार्टनरशिप एट विल पढ़ा था ना, जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक चलेगी। एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म, दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देगा और फर्म को डिसॉल्व करवा लेगा। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट है किसी को? कंफर्म? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, सोच समझ के जवाब देना। अब लास्ट क्या है, सेक्शन कौन सा आएगा? 44। क्या है? डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है कुछ केसेस में कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में बनता है ना, तो वो डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट वाला ही बनता है, क्योंकि सबसे बड़ा वही है यहां पर। क्या है देखिए, डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट। द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर ऑर्डर द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, ऑर्डर द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहली स्थिति, जब किसी भी पार्टनर की स्थिति कृष के जैसी हो जाए। समझते हो इसका मतलब? अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग हिल जाए, पागल हो जाए। जब किसी भी पार्टनर का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, एक पार्टनर का बिगड़ा है, तो कोर्ट इस स्थिति में यह ऑर्डर दे सकता है कि इस पार्टनरशिप फर्म को क्या किया जाए, डिसॉल्व किया जाए। अच्छा, कोर्ट फूड कोर्ट नहीं है, समिति है ना, इट्स नॉट द फूड कोर्ट। कौन सा कोर्ट? जुडिशियरी कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये सोचा था बर्गर तो मंगा लेते हैं अपन, है ना। पायल तो फूड कोर्ट बोलते बोले बाटी तो मिलती ही नहीं है वहां पे, क्या मतलब ऐसे कोर्ट का, ऐसे फूड कोर्ट का। ठीक है, ध्यान देना। कब ऑर्डर हो सकता है? जब कोई भी पार्टनर की स्थिति कैसी हो जाए, अनसाउंड माइंड, मतलब वो दिमागी रूप से अस्वस्थ हो जाए। सेकंड स्थिति कब आएगी? When a partner other than partners filing a suit has become permanently incapable of performing his duties as a partner। जब किसी एक पार्टनर ने कोर्ट में ये केस कर दिया, क्या केस कर दिया कि मैं मेरी पूरी लाइफ में अब एज ए पार्टनर इस फर्म के अंदर काम करने के योग्य नहीं हूं, फिजिकली डिसेबल हो गया है वो, और वो पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर वर्क नहीं कर सकता, ऐसा उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी। तो कोर्ट इस स्थिति में भी क्या कर सकती है, उस फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कह सकती है। समझ में आई बात? क्लियर है? और कौन सी स्थिति है? व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर्स फाइलिंग अ सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप। जब बाकी सारे पार्टनर्स को छोड़कर के अलावा कोई भी एक पार्टनर के ऊपर कोई भी गलत कार्यवाही करने का आरोप साबित हो जाए, इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कि उसने पार्टनरशिप में रहते हुए कोई भी गलत एक्टिविटीज की है, किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे फ्रॉड हो, कुछ भी उसने गलत किया है, और उसका इंपैक्ट सीधा सीधा कहां पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पड़ेगा। जब ये बात अगर प्रूफ हो जाएगी तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है।
कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म? आगे बढ़े। और कब क्यों दे सकता है ऑर्डर कोर्ट? व्हेन अ पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग अ सूट विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ब्रीच का मतलब होता है अनुबंध को तोड़ देना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी, पार्टनरशिप डीड के अंदर जो क्लॉज लिखे थे, किसी एक पार्टनर ने जानबूझकर, गलती से नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड फ्रॉड। मिस्टेक्स आर अनइंटेंशनली, फ्रॉड्स आर इंटेंशनली। जब ये प्रूफ हो जाए कि किसी भी पार्टनर ने जानबूझकर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के क्लॉजेस को ब्रीच किया है, उनको फॉलो नहीं किया है, उसने उनको ब्रेक कर दिया, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कौन सी कोर्ट? जुडिशियरी कोर्ट क्या कह सकती है कि भैया इस फर्म को क्या करो? डिसॉल्व करो, इस फर्म को शट डाउन करो। क्लियर है यहां तक? मतलब समझ में आ रहा है यहां तक? और क्या रीजन हो सकता है? ध्यान दीजिए। व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट has transferred the whole of his interest in the firm to a third party। मतलब एक पार्टनर ने क्या किया? वो पार्टनर था, तो सुमित कहीं पर पार्टनर है, ठीक है, अब ये पार्टनरशिप में चल रहा था काम, अब इसका कहीं नंबर आ गया और ये बोले मैं तो अफ्रीका जाऊंगा। क्यों जाऊंगा अफ्रीका? काम करने वहां जा रहा है। अब जाएगा तो उसको रिटायरमेंट लेना चाहिए फर्म से, लेकिन इसने रिटायरमेंट नहीं लिया। इसने क्या किया? चंचल को बिठा दिया वहां पर कि आज से मेरी पार्टनरशिप में मेरा हिस्सा किसका है? चंचल का है। चंचल कौन है जानते हो? चलो ठीक है, चंचल तो चंचल ही है, मूवेबल है, उसको बिठा दिया वहां पर। अब लेकिन ध्यान रखना, अब यहां पर अगर इस बात के लिए बाकी पार्टनर्स एग्री करते हैं, फिर तो वो रिटायरमेंट और एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बाकी पार्टनर्स क्या नहीं कर रहे हैं? एग्री नहीं कर रहे हैं इस चीज के लिए। ये तो कोर्ट में गया इस बात को कहने के लिए। इसने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरी जगह आज से कौन मरे? चंचल मेरी जगह पार्टनर बन जाए। मतलब मैं इसका जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब यहां पर ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब यहां पर इसका जो भी हित था उस पार्टनरशिप से, इसको जो भी बेनिफिट्स हो रहे थे, वो बेनिफिट से किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है। तो ऐसा संभव नहीं है पार्टनरशिप के अंदर बिना बाकी पार्टनर्स की एग्रीमेंट के। कोर्ट बाकी पार्टनर्स को बुलाएगा, वो एग्री नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो कोर्ट क्या कहेगा? इससे ये नहीं कहेगा तुम मत जा, इस बाकी सबसे कहेगा बंद करो ऐसी पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर पार्टनर्स के बीच में एक डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है पार्टनर्स के बीच में, जिसकी वजह से उस पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करने का डिसीजन कोर्ट दे सकता है। अच्छा ध्यान रखना, कोर्ट की जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना अपन, वो मे में आती है। मे मतलब मई में नहीं, हो सकता है, कोर्ट दे सकता है। क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, और when the, अच्छा ये सबसे अच्छा है, जब कोर्ट को लग जाए, कारण कुछ भी हो, कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना है, तो कोर्ट जरूर तुमको कारण भी बताए। बस कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया बंद करो, आप पूछोगे कारण? स्वविवेक। कोर्ट को लगता है बंद करो तो बंद करो। देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो पुलिस में है, कई फ्रेंड्स हैं जो जुडिशरी में है, तो उन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस होता है, पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक जज कुछ भी कर सकता है। पुलिस वालों ने अगर कोई किसी को अरेस्ट किया, उनके खिलाफ एक एक्शन हो सकता है कि आपने किस बेस पर किया। पुलिस वाले ये नहीं कह सकते मैं स्वविवेक के आधार पर कर लिया, शक के बिना पर कर लिया, तो शक भी उनको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में अगर जज ने कोई ऑर्डर दे दिया, जैसे कोई मर्डर वेपन है, सब कुछ मिल गया, जज ने कहता वो तो बेइज्जत बरी है, अब वहां पर पूछे साहब सब कुछ सारे सबूत इसके खिलाफ, तो फिर भी तुमने उसको बरी कैसे कर दिया? स्वविवेक। सब कुछ लगा, बोले फिर भी मुझे लगा कि सारे के सारे सबूत फर्जी हैं और इस आधार पर मैंने उसको बरी कर दिया। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट में जो जज बैठा है उसके पास ये पावर है कि सब कुछ देखने के बाद भी वो अपना निर्णय, मतलब पावर नहीं, उसको कहा ही जाता है कि निर्णय सबूतों के आधार पर नहीं दे, उन सबूतों के हिसाब से अपनी राय बनाए।
और उसकी राय के हिसाब से निर्णय दे। अब वो राय कुछ भी हो सकती है, तो उसका विवेक यही कह रहा है कि फ्री है तो फ्री है, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर लिखी है कि इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सपेक्ट एट ए लॉस, कि ये फर्म केवल और केवल घाटे में ही जाएगी। कारण दे दिया उसने क्या कहा है कि मुझे लगता है कि फर्म प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती है, घाटे में जाएगी, इसको बंद किया जाए। अब तुम प्रूफ भी कैसे कर दोगे उसको? उसके लिए साल भर फर्म चलाना जरूरी है। तुम कहोगे नहीं साहब घाटे में जाएगी, हम प्रूफ कर सकते हैं। बोले मैं तो नहीं मानता, बंद करो। अब प्रूफ करने के लिए साल भर चाहिए, साल भर बिजनेस करोगे तब पेंडल अकाउंट बनेगा, तब जाके आप प्रूफ कर सकते हो। इतना तो टाइम भी नहीं है, 1 महीने के अंदर क्लोज करो। अब 1 महीने में जब क्लोज करना है तो फिर प्रॉफिट होगा कैसे? संभव ही नहीं है वो चीज। तो कोर्ट वो ऑर्डर मिल सकता है। दूसरा, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू सम अदर रीजंस, या तो फिर भी रीजन था कि फर्म घाटे में जाएगी, या सम अदर रीजन, कुछ कारण है जिनके आधार पर कोर्ट ये निर्णय लेती है कि इस फर्म को बंद करना ही न्याय, मतलब क्या कहते हैं उसको, न्यायोचित रहेगा, है ना, जस्टिबल रहेगा, सही रहेगा सोसाइटी के लिए। कब? अगर इस फर्म को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, अगर इस फर्म को क्या कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए, तो कोर्ट इस तरह का ऑर्डर भी दे सकती है। क्लियर? तो हमने कितने पढ़े बेटा? 5 मोड पढ़ लिए हमने। सेक्शन 40 to 41। सेक्शन 40 बिलोंग टू म्यूचुअल एग्रीमेंट, 41 बिलोंग टू कंपल्सरी, 42 नोटिस, 43 हैपनिंग ऑफ इवेंट, एंड 44 बाय कोर्ट। क्लियर है? 5 मोड कंप्लीट है। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स की बात, 1 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से थ्योरेटिकल एक बन जाता है। क्लियर? और इस चैप्टर में से निश्चित रूप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है बेटा? आगे बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक क्या है हमारा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी मान के याद करना है इसको। चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 1 नंबर में आए, एक ना एक डिफरेंस आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है ना? तो डिफरेंसेस हमको पता होना चाहिए। अब डिफरेंस बड़ा आसान है। सबसे पहला मीनिंग, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये तो होता है ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म नहीं कह रहा हूं मैं। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सारे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप क्या हो गई? खत्म ही हो गई, चेंज नहीं हुई है, खत्म हो गई। पार्टनरशिप मतलब पुराना एग्रीमेंट बंद हो गया और नया एग्रीमेंट बना नहीं है, तो फर्म अपने आप क्या होगी? वो क्लोज मानी जाएगी। क्लियर है यहां तक? सेकंड डिफरेंस क्या लिखा है बेटा? कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इसमें होगा कंटिन्यूएशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस कंटिन्यू रहता है? नहीं रहता है। वो लिखा है कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस, अपना बिजनेस क्या कर सकती है? कंटिन्यू कर सकती है। और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द फर्म डज नॉट कंटिन्यू इट्स बिजनेस। क्या नहीं होता? फर्म का बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है। क्लियर? 2 नंबर में आ गया तो लिख ही दोगे, लिख देंगे ना। अब 4 नंबर में आ गया तो और डिफरेंस देख लो। क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होती है, बिजनेस चल रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को केवल अपडेट करोगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे, क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन यहां तो हैव टू बी क्लोज्ड, फर्म ही अगर बंद हो रही है तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है? बंद करना ही पड़ेगा। क्लियर?
इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। जरूर नहीं क्लोज हो सही, चाहे तो क्लोज कर दो चाहे तो मत करो, लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज्ड। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था उसको आप डिफरेंस में भी काम ले सकते हो। क्लियर है? नेचर ये वॉलंटरी है, चाहो तो चेंज करो चाहो तो मत करो, लेकिन यहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट भी पढ़ा था हमने, हैपनिंग भी पढ़ा था, कोर्ट के ऑर्डर से भी पढ़ा था, कंपल्सरी भी पढ़ा था, तो ये वॉलंटरी भी और कंपल्सरी भी है। कोई डाउट है यहां तक किसी को भी? कंफर्म याद हो जाएंगी ये सब चीजें? अब टेंशन तो ये चल रही है लिखेंगे कैसे, है ना? आज के नोट्स स्कूल में बीएसटी के नोट्स लिखिए, मोटिवेशन तो बोलो कंप्लीट, वो डायग्राम बना लिया कौन सा? ट्रायंगल शेप में था, मास्लो हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो, है ना? अब हमको पता नहीं था, आज ये भी लगा रहे हम लिख ही लेते दिन में, बीएसटी कंप्लीट करवाते, इतने सारे नोट इसके भी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। अब अकाउंट्स को सेटल कैसे किया जाएगा, अकाउंट्स को सेटल कैसे किया जाएगा, इस बात को समझने से पहले हम क्या समझते हैं कि फर्म के अंदर जो बैलेंस शीट है, अब इस बैलेंस शीट में क्या क्या होता है बेटा? एक तरफ लायबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स। देखो ये जो आपको मैं डिवाइडेशन बता रहा हूं ना, ये डिवाइडेशन आपको डिसोल्यूशन के हिसाब से बहुत ध्यान रखना है। हम लायबिलिटीज को डिवाइड करें, एक तो है आउटसाइड लायबिलिटीज और एक होती है इनसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब फर्म के पार्टनर्स के अलावा किसी ने भी लोन दे रखा हो, फर्म के पार्टनर्स के अलावा किसी को भी पैसा देना हो, क्या कहलाएगा वो? आउटसाइड लायबिलिटीज। राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर है, तो अगर राम की वाइफ ने भी लोन दे रखा है ना तो वो आउटसाइड में आएगा, लेकिन राम का अगर पैसा फर्म के पास है तो वो किस में आएगा? इनसाइड में। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद क्या करें हम कि इस इनसाइड लायबिलिटी को भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक तो लोन और एक कैपिटल। पार्टनर से क्या कर रखा है, या इसको कैपिटल नहीं लिखते हैं, एक तो लिखते हैं हम लोन और एक हम लिखते हैं बेटा ऑनर्स फंड। पार्टनर्स लोन भी देते हैं ना फर्म को, पढ़ा है हमने, और एक हो गया ऑनर्स फंड। अब इस ऑनर्स फंड में भी हम 2 चीजें निकाल देते हैं, एक तो कैपिटल और एक रिजर्व्स। एक तो कैपिटल और एक रिजर्व्स। बात समझ में आई या नहीं आई? कंफर्म? ध्यान से समझो, कोई डाउट है किसी को? पक्की बात है ना? चलिए, रिजर्व्स का मतलब अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस कुछ भी हो सब इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये क्लासिफिकेशन याद रखना, क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन की बेस पर हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करें बेटा किसकी? एसेट्स की। किसकी बात करेंगे अपन? एसेट्स की। अब एसेट्स में क्या करो आप? एक तरफ लिखो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड
बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस कहां होता है? एसेट्स में आता है ना। एक तरफ हमने वो लिखा और दूसरी तरफ क्या लिख लो आप? कैश एंड बैंक बैलेंस। अब हमने अभी भी एक बात पढ़ी थी कि सब सारी एसेट्स को बेचनी है, ये थोड़ी बिकेंगे, कैश और बैंक बैलेंस थोड़ी बिकेगा, इसको तो इसका बैलेंस नील हो जाएगा एंड में, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो पैसा है, एसेट्स बेच के और पैसा आएगा, उससे आप लाइबिलिटीज को क्या करोगे? पेमेंट करोगे। उसके बाद जो पैसा बच गया वो किसके दे दोगे? पार्टनर्स को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। मतलब बैलेंस एक्चुअल में क्या करना है? इसका नील कर देना है। अब ये जो एसेट्स है इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक तो क्या होगा? रियल एसेट्स। रियल एसेट्स मतलब जिनको कि मार्केट में बेचकर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक फिक्टिशियस एसेट्स जो एक्चुअल में कोई एसेट्स है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कोई एसेट थोड़ी ना ये तो लॉस है। कहां से डिवाइड होने? पार्टनर से। अब एक बहुत सिंपल सी बात समझना कि केवल इनको सेल करना है, इनको जो सेल करके जो पैसा आएगा, किसको सेल करके? रियल एसेट्स को सेल करके जो पैसा आएगा, उस पैसे का यूज कैसे करेंगे? उस पैसे का यूज होगा, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, फिर भी कोई पैसा बच गया तो उससे पार्टनर्स के लोन का पेमेंट किया जाएगा, फिर भी बच गया पैसा तो उनकी कैपिटल को पेमेंट कर दिया जाएगा। और इसमें भी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट सबसे पहले जो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट्स है उसमें से किया जाएगा। फिर जो प्रॉफिट्स अगर कम है हमारे पास तो फिर एसेट्स को जो बेच के जो पैसा आएगा ना उसको यूज किया जाएगा। वही लाइन लिखिए, ध्यान से समझना। देखो सेक्शन 48, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन? सेक्शन 48। ध्यान रखना है, सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट इसके अंदर। सेक्शन 48 क्या कहता है? स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और वो कैसे है? वो ऐसे है, ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस, फर्म डिसॉल्व क्यों हो रही है? एक बेसिक रीजन हमने फर्म को लॉस हुआ होगा, उन लॉस का पेमेंट करना है। पेमेंट कहां से करना है? और इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ, सबसे पहले प्रॉफिट्स में से, फर्म के पास जो प्रॉफिट्स बचा हुआ है एक्यूमुलेटेड उसमें से पेमेंट करो। उसके बाद फिर भी कम पड़ जाए तो पार्टनर्स की कैपिटल में से पेमेंट दो, और फिर भी कम पड़ जाए तो पार्टनर्स अपने घर से लाएंगे। कहां से लाएंगे पैसा? क्योंकि आपको याद होगा पार्टनरशिप के अंदर हमने एक फीचर पढ़ा था, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि फर्म के लॉसेस को पे करने के लिए पहले तो फर्म के एसेट्स को मतलब कैपिटल को यूज किया जाएगा, और अगर वो कम पड़ जाए तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स में से उन लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। कौन से रेशो में? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में है उसी रेशो में घर से लेकर आएंगे। तो पहली चीज, जो फर्म के लॉसेज हैं उनको कहां से पे ऑफ किया जाएगा? सबसे पहले तो फर्म के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उनमें से। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर कैपिटल से, वो भी सफिशिएंट नहीं है तो फिर पार्टनर्स की पर्सनल एसेट से। सीक्वेंस याद रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, सेकंड कैपिटल, थर्ड पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स। पढ़ लो एक बार, कोई भी डाउट हो तो। लिखा है ना, विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर से रियलाइज होने का मतलब उनकी पर्सनल एसेट्स में से ही है। बिजनेस की एसेट्स तो कैपिटल में आ गई ना उनकी। है कोई डाउट इसमें किसी को भी? तो सेक्शन 48 सबसे पहली बात तो ये कहता है, और सेक्शन 48 दूसरी बात क्या कहता है उस पर ध्यान देना कि अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की एसेट्स को बेचकर जो पैसा आया है उसको कैसे यूज किया जाएगा? अभी मैंने तरीका बताया था। सबसे पहले आउटसाइड डेब्ट्स पे किए जाएंगे, बताया था ना मैंने अभी आपको। एसेट्स को बेचकर जो पैसा आया, ये सीक्वेंस बनवाया इसलिए सबसे पहले आउटसाइड, फिर कौन सा लोन? पार्टनर्स का लोन, फिर भी बच गया तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो वही बात तो लिखी है यहां पर
क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेब्ट्स आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स जो लोन दिया उसका पेमेंट करेंगे। उसके बाद फिर भी बच गया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। और फिर भी अगर बच गया मतलब पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट कर दो, फिर भी बच जाए तो उनके बीच में बांट दो। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये क्या बहुत ऐसा लगता है कि सर कैसे क्वेश्चन में कैसे आएगा? ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इनको याद ही नहीं रखना है, ये सिर्फ थियोरेटिकल वर्क के लिए हमको याद रखना है। तो सेक्शन 48 दो बातें कहता है। पहली बात तो क्या कहता है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट कहां से किया जाएगा? सबसे पहले प्रॉफिट्स में से, फर्म के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है उसमें से। फिर भी कम पड़ गया तो फर्म पार्टनर्स की कैपिटल से पेमेंट करेंगे। फिर भी कम पड़ गया तो पार्टनर्स अपने घर से लाएंगे, पर्सनल एसेट्स में से। किस रेशियो में लाएंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरी बात क्या कहता है सेक्शन 48 कि पार्टनर्स के पास जो एसेट्स थी उनको बेच के जो पैसा आया उस पैसे को यूज कैसे करना है? सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज, फिर पार्टनर्स का लोन पे करेंगे, फिर पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे। फिर भी बच गया तो उनके बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं और क्या लिखा है। हाँ, अच्छा ये है ना, वैसे आउट ऑफ टॉपिक हम बात कर रहे हैं पर कई बार समझने के हिसाब से बात बताइए। आपकी बुक में ये बातें लिखी हुई नहीं है। दो चीजें हैं यहाँ पर, दो वर्ड ध्यान रखना, एक तो फर्म का डेप्ट और एक प्राइवेट डेप्ट। अब आपको सर प्राइवेट डेप्ट का मतलब कहां से आ गया यहाँ पर? प्राइवेट डेप्ट का मतलब हम क्या निकालते हैं? प्राइवेट डेप्ट का मतलब क्या निकालते हैं? पार्टनर ने पर्सनली कोई डेप्ट लिया हुआ, लोन लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजों में अंतर है। एक तो पार्टनर्स ने फर्म के नाम पर लोन लिया हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है फर्म के ऊपर लोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फर्म की क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन पार्टनर की, किसी पार्टनर की इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी थी। तो इस इंडिविजुअल पार्टनर ने अपने नाम पर लोन लिया है, किसके लिए? फर्म को पे करने के लिए, मतलब फर्म की नीड को पूरा करने के लिए। क्या कहलाएगा वो? प्राइवेट डेप्ट। तो ये सेक्शन 49 क्या कहता है? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई टफ चीज है नहीं। फर्म्स डेप्ट, डेप्ट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स आर कॉल्ड फर्म्स डेप्ट। वो डेप्ट जिसका पेमेंट फर्म को करना कंपलसरी है। प्राइवेट डेप्ट, डेप्ट विच अ पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेप्ट। क्योंकि वो जो प्राइवेट डेप्ट जो भी होगा ना, आया चाहे फर्म के लिए, लेकिन सामने वाले ने फर्म को नहीं दिया, सामने वाले ने किसको दिया है? उस पार्टनर को इंडिविजुअली वो लोन दिया है वहां पर। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं अपन। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। उसके अलावा अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एस्टेट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी अगर यूज आ रही है, अगर स्थिति क्या बन गई कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ रहा है, तो उस पर्सनल प्रॉपर्टी में से पहले पार्टनर उस लोन का पे करेगा, उस लोन का पेमेंट करेगा जो कि पार्टनर ने फर्म के लिए लिया था लेकिन पर्सनली लिया था। तो सबसे पहले पेमेंट उस प्राइवेट डेप्ट का किया जाएगा। ठीक है ना? will be used first to pay the private debts of the partners and if there is any surplus it will be used to paying off the firm's debt। उसके बाद पैसा बच गया तो फिर फर्म की अदर डेब्ट्स को पे करने के लिए वो काम में ले लेगा। क्लियर? आगे बहुत है, इतना ही आज के लिए। ठीक है, कल से इसके अंदर इसके प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको 4 अकाउंट्स बनाने सीखने हैं। कितने अकाउंट बनाने सीखने? कौन कौन सा? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन पार्टनर्स लोन अकाउंट, फोर्थ वन कैश और बैंक अकाउंट। जैसे अब तक हम पढ़ते आए हैं कि बैलेंस शीट का बैलेंस दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, वैसे ही कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, एंड में सबसे लास्ट में वही बनता है, उसके दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। बैलेंस इक्वल आ गया मतलब बैलेंस नील, और नील आ गया मतलब पार्टनरशिप फर्म इज क्लोज्ड।
उसके पास कुछ भी अब नहीं बचा है। चैप्टर बिल्कुल इजी है, बस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आगे जाकर आएगी वो आएगी गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। क्या आएगा? गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, जो आगे बताएंगे। थोड़ा सा टेंशन दे देनी चाहिए समय समय पर, आवश्यक है, ठीक है ना। जब सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे, और वो कब आएगा? जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बीच बीच में उससे क्या बनेगी? पार्टनर क्या होने लगेंगे? दिवालिया होने लगेंगे, इंसॉल्वेंट भी होने लगेंगे। तो उस समय या तो गार्नर वर्सेस मर्रे रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो उस केस में क्या होता है, नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, हालांकि वो बात की बात है, ठीक है। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। टिल देन, थैंक यू क्लास।